कोलकाता केस पर ममता बनर्जी की राजनीति ने सारी हदें पार कर दी। सोचिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस के धागे खोल दिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा जिस तरह से ये केस हैंडल हुआ है बंगाल वाला, कोलकाता वाला, उसी दिन ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रही है। क्या कह रही है भाई? चिट्ठी लिखकर देश के प्रधानमंत्री को बता रही हैं कि देश में रोज 90 रेप हो रहे हैं। क्या कहना चाह रही है ममता बनर्जी? कि अगर देश में 90 रेप रोज हो रहे हैं तो बंगाल में हुए रेप की कोई बात ना करे, उस जूनियर डॉक्टर के रेप की कोई बात ना करे जिसके साथ कोलकाता के अस्पताल में दरिंदगी हुई, उस पीड़ित परिवार के बारे में कोई ना सोचे जिनकी बेटी हैवानियत का शिकार हो गई, उन डॉक्टर्स के बारे में कोई ना सोचे जो इस तरह की भयानक घटनाओं के बीच डर के साए में जी रहे हैं कि उनके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। उन डॉक्टरों के बारे में कोई ना सोचे जो इतने दिनों से सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपने साथी डॉक्टर के न्याय की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। क्यों नहीं ममता बनर्जी के वकीलों की फौज ने आज यही बात सुप्रीम कोर्ट में कह दी कि देश में 90 रेप रोज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह बात इसलिए नहीं कही क्योंकि वहां तो राजनीति नहीं चलेगी, वहां चलेंगे फैक्ट, और फैक्ट यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस केस को देखकर कह दिया कि जिस तरह से केस को हैंडल किया गया उस तरह से उन्होंने 30 साल के करियर में कभी नहीं देखा। एफआईआर शुरू में लिखी नहीं गई, पोस्टमार्टम हो गया, एफआईआर के पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई और इतना तक हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बुलाओ उस अफसर को जिसने ये सब किया, क्योंकि शुरू में ही ऐसी लापरवाही दिख रही है जो इस तरह के केस में होनी नहीं चाहिए। इसलिए तो जज ने यह भी कहा कि ऐसा केस तो कभी देखा ही नहीं 30 साल। ये सारी बातें आज आपको डिटेल में बताऊं, लेकिन पहले आप उस राजनीति को देख लीजिए कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार और सिस्टम का धुआं धुआं हो गया, उसी दिन ममता बनर्जी पीएम को चिट्ठी लिखकर अपनी पुलिस और सिस्टम को एक तरह से घुमा फिराकर कैसे बचा रही, जिससे उन पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल ना उठने पाए। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को अपनी चिट्ठी में क्या लिखा, सबसे पहले वो सुनिए, क्योंकि दिन में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरकार को फटकार लगाई, शाम को ममता बनर्जी अचानक पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने की बात उनको याद आ गई। कोलकाता कांड को 14 दिन हो गए, अब तक तो ममता बनर्जी ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिख रही थी। आज अचानक उनको आइडिया आ गया, आज उनको याद आ गया कि इस मामले में पीएम को चिट्ठी लिखते हैं। पीएम को लिखी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने क्या लिखा है जरा सुनिए। पीएम को ममता बनर्जी लिखती हैं कि देश भर में रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कई मामलों में रेप के साथ हत्या भी की जाती है। देश भर में रोजाना करीब 90 रेप के केसेस होते हैं, यह भी उस चिट्ठी में वो लिख रही हैं। इससे समाज और देश का विश्वास डगमगाता है। आगे ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि सबका यह कर्तव्य है कि रेप की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाई जाए ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को सख्त केंद्रीय कानून के जरिए एड्रेस करना जरूरी है, जिसमें ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान हो। आगे ममता बनर्जी ने यह भी लिखा कि ऐसे मामलों में जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए नए कानून में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और स्पीडी ट्रायल का इंतजाम करने पर भी विचार होना चाहिए। ऐसे मामलों की सुनवाई 15 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। ममता बनर्जी एक तरह से इस चिट्ठी में यह दिखाने का प्रयास कर रही हैं कि वो देश भर में हो रहे रेप के केसेस को लेकर चिंतित हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह से जिस टाइम पर यह चिट्ठी लिखी गई और उसमें 90 रेप रोज होते हैं, यह बताया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है एक तरीके से, क्या यह प्रयास है कि बंगाल पर जो उंगलियां उठ रही हैं, वहां के कानून व्यवस्था को लेकर जो उंगलियां उठ रही हैं, उन लोगों को एक तरह से मैसेज जाए कि भाई ये सिर्फ बंगाल में नहीं हुआ, देश भर में रेप हो रहे हैं। और अगर देश भर में रेप हो रहे हैं तो बंगाल में जो हुआ उसकी चर्चा नहीं होगी क्या? क्योंकि अगर ममता बनर्जी को इतनी ही चिंता इन बातों की थी तो वो आज से मुख्यमंत्री नहीं है। बंगाल में ये कोई पहला मामला नहीं है, देश का ये कोई पहला मामला नहीं है। वो प्रधानमंत्री को पहले भी चिट्ठी लिख सकती थी। ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि सब कुछ नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर डाल दो। भाई आप तो खुद कह रही हैं कि ये वाम और राम ने कराया है, बंगाल की कानून व्यवस्था जो है वो खराब की है, तो फिर नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद कर रही हैं आप? जब सवाल ममता बनर्जी से हो रहे हैं, उनकी पुलिस से हो रहे हैं, इतना विरोध हो रहा है, तब उस पर जवाब देने की जगह वो पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रही हैं और उनसे कानून बनाने के लिए कह रही हैं।
सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी कोई भी कानून बना दे, उसका पालन तो ममता बनर्जी की पुलिस ही करेगी ना। और ममता बनर्जी की पुलिस किस तरह से किसी केस को हैंडल करती है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी पोल खुल गई। तो नरेंद्र मोदी कानून बना के भी क्या कर लेंगे, जब आपकी पुलिस का यह हाल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कई मामलों में पुलिस ने जो कहा है, क्या हुआ है नहीं हुआ, उसमें सीबीआई को कहना पड़ रहा कि देखिए कहीं बाद में चीजें जुड़ी तो नहीं है। ममता बनर्जी चाहती तो इस केस में मिसाल बना देती, 15 दिन के अंदर फुल प्रूफ जांच करवा लेती, सारे सबूत इकट्ठा करके स्पीडी ट्रायल करवा देती। कौन रोक रहा था उनको? लेकिन यह सब कुछ तो हुआ नहीं। उल्टे उनकी पुलिस तो उस अस्पताल पर गुंडों पर हमला नहीं रोक पाई, गुंडों का, जिस अस्पताल में डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। आज ममता बनर्जी पीएम को चिट्ठी लिखकर बड़ी बड़ी बातें कर रही, जबकि यहां मामला सख्त कानून से ज्यादा सही जांच का है, जो सही जांच कोलकाता पुलिस कर नहीं पाई। और यही वजह है कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उससे हिसाब मांग रहा है। ममता बनर्जी कितने भी लेटर लिख लें, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उससे पूरा देश शॉक्ड है कि क्या हालत और कानून व्यवस्था है बंगाल की। सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार के वकीलों की फौज थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे ऐसे सवाल थे कि इस फौज से जवाब देते नहीं बन रहा था, कपिल सिब्बल से जवाब देते नहीं बन रहा था। कोलकाता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों की। अब क्या ये 14 घंटे की देरी नरेंद्र मोदी कानून बनाएंगे तब दूरी होगी, तब पूरी होगी क्या, कि नहीं 14 घंटे नहीं लगेंगे? इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगता है? कोर्ट पूछ रहा है 14 घंटे की देरी क्यों की। अननेचुरल डेथ का केस दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम क्यों हुआ, यह भी कोर्ट ने पूछा। भाई सामान्य प्राकृतिक तौर पर किसी की मौत होती है तो पोस्टमार्टम नहीं होता है, अननेचुरल डेथ है, यूडी जिसको कहते हैं कानूनी टर्म में, तब पोस्टमार्टम होता है। तो पहले पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद यूडी लिखा गया। यह सवाल पूछा गया आज कोर्ट में, पोस्टमार्टम से पहले क्राइम सीन को सिक्योर क्यों नहीं किया गया? जब सुबह ही पता चल गया था कि यह मर्डर का केस है, तो फिर यह देरी क्यों हुई? क्राइम सीन प्रोटेक्ट करना चाहिए था ना भाई। यह क्या नरेंद्र मोदी कानून बनाएंगे तब कलकत्ता पुलिस को समझ में आएगा कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है? अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का बर्ताव इतना संदेह वाला क्यों है? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का केस को सुसाइड बताना संदेह जताता है। कोर्ट ने पूछा कि पीड़ित परिवार का बयान लेने में इतनी देरी क्यों की गई। ये सारी बातें कि प्रिंसिपल को वहां से हटाया, दूसरी जगह पोस्टिंग कर दी है, नरेंद्र मोदी कानून बनाएंगे तब रुकेगा क्या? डॉक्टर्स को सुरक्षा महसूस हो, सेफ महसूस हो, ये नरेंद्र मोदी कानून बनाएंगे तब होगा क्या? ये तो बंगाल पुलिस का हाल है, कलकत्ता पुलिस का हाल है, कोलकाता पुलिस का, कि सीआईएसएफ लगानी पड़ रही है एक अस्पताल में डॉक्टर्स को सेफ महसूस कराने के लिए। ये इनका हाल है और कह रही है कि नरेंद्र मोदी कानून बनाए। बॉस ये चिट्ठी लिखकर तो आपने और लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। 90 रेप हो रहे हैं रोज देश में, ये याद दिला रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता पुलिस की ऐसी फजीहत हुई कि बंगाल सरकार ने जो वकीलों की फौज उतारी थी वो सब देखते रह गए। कोर्ट ने केस दर्ज करने की टाइमिंग को लेकर सवाल किए, लेकिन जब कोर्ट को सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई पर कोलकाता पुलिस के अफसर को कोर्ट में बुलाया जाए। कोर्ट ने कहा कि जिस अधिकारी ने पहली एंट्री की थी उसे कोर्ट में पेश किया जाए ताकि वो टाइमिंग के बारे में बता सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लीज अगली बार रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को कोर्ट में रखें, हमें अभी तक सही जवाब नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत हैरान करने वाला है कि अननेचुरल डेथ का केस दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम हो गया। कोर्ट ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया कि पोस्टमार्टम शाम को हुआ और अननेचुरल डेथ की जानकारी पुलिस स्टेशन में रात 11:30 बजे मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। दरअसल जांच प्रक्रिया में पहले केस दर्ज होता है, फिर पोस्टमार्टम होता है, और हत्या की खबर तो सुबह ही मिल गई थी, लेकिन केस रात में दर्ज हुआ, एफआईआर रात में हुई। अननेचुरल डेथ कब लिखा गया, इसको लेकर भी कपिल सिब्बल और बंगाल सरकार का, बंगाल पुलिस का अलग पक्ष है। जज जो सवाल पूछ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई पहले पोस्टमार्टम हो गया, देख के लग रहा है, और उसके बाद अननेचुरल डेथ लिखा गया रिकॉर्ड में। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जीबी पारदीवाला ने कहा कि उन्होंने 30 साल के अपने करियर में ऐसी जांच नहीं देखी जो इस मामले में हुई। मतलब एकदम गिना दिया कोलकाता पुलिस ने। भाई सुनिए एक बार सुप्रीम कोर्ट में जज क्या कह रहे हैं। So therefore it's very surprising. Postmortem precedes
registration of UD. No, Malad, this is what I am told, Malad, and I can only Is respond. someone responsible there to assist? Yes, certainly, Malad. If any officer is present, you may speak to him and tell us. What is it? Because if this is the fact, then it is something very dangerous. The entire procedure which has been followed by your police, police of the state, it is something which at least I have not come across in 30 years of my. आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष पर फिर से सवाल उठाए। संदीप घोष को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने तुरंत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रिंसिपल घोष किसके टच में था, इस्तीफे के बाद उसे दोबारा अपॉइंट क्यों किया गया। ऐसे गंभीर प्रश्न जो है वो आज पूछे गए। आज सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में 3 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप, क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई, यह सीबीआई दावा कर रही है। दूसरा आरोप, मामले को कवर अप करने की कोशिश की गई। कितना गंभीर आरोप है, सोचिए कि मामले को कवर अप करने का प्रयास हुआ है और यहां कोलकाता पुलिस के कमिश्नर कह रहे थे कि अरे एकदम जबरदस्त जांच कर दी है हमने। तीसरा आरोप, अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की। सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जब 9 अगस्त की सुबह पुलिस को कॉल किया गया तो बताया गया कि पीड़िता बेहोश हो गई, जबकि उस वक्त तक उसकी मौत हो चुकी थी। आपको सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान का वो हिस्सा सुनवाता हूं जहां सीबीआई के वकील ने बंगाल पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए। Our investigation starts, my lord, that is itself a challenge by itself, my lord, because the scene of offense is altered. Everything is, my lord, everything is videographed. Nothing is altered. In fact, the FIR is registered after cremation at 11:45 night. First, the parents are informed that she is not well by the deputy superintendent. When they reach, they say that she has committed a suicide. Thereafter, they say that it appears to be a death. Fortunately, the young doctors, the colleagues of this deceased girl, victim, they insisted that we want videography, we want this. This is suggestive that even they were suspecting some cover-up. So they were also trying their best. सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बंगाल सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस भी हो गई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की किसी बात पर कपिल सिब्बल हंसने लगे, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी ने अपनी जान गंवाई है, कम से कम हंसिए तो मत। सुनिए एक बार कैसे हंसने पर कपिल सिब्बल को खरी खोटी सुनाई गई आज। This is not general diary entry. What is that? Is what DD is. Not somebody has lost their life. According to the don't rules. At least laugh. 1 second. According to the rules. सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को मिल रही धमकियों के बारे में भी बात हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल के एक मंत्री के बयान का जिक्र किया। कहा कि मंत्री जी प्रदर्शन करने वालों को धमकी दे रहे हैं कि जिसने भी उनकी नेता के खिलाफ कुछ कहा उसकी उंगली काट दी जाएगी। इस पर कपिल सिब्बल ने कह दिया कि आपके नेता भी तो ऐसी धमकी दे रहे हैं कि वो गोली मार देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सख्त लहजे में कहा कि इस मामले पर राजनीति मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर से वापस काम पर लौटने की अपील भी की। सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिया कि हड़ताल पर जाने की वजह से डॉक्टरों पर कोई एक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने 11 दिन से चल रही हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया। दिल्ली एम्स और आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स कल से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। देश के लाखों मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट में तो बंगाल पुलिस की फजीहत हो गई, लेकिन असली चैलेंज तो अभी सीबीआई के सामने है। इस केस में सीबीआई की साख दांव पर लगी, इसलिए सीबीआई सच उगलवाने का कोई तरीका नहीं छोड़ रही। सीबीआई संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराना चाहती है, जिसकी अर्जी उसने बंगाल की कोर्ट में दी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की कोर्ट के यह आदेश दिया कि वो कल शाम तक सीबीआई की अर्जी पर आदेश पारित करे। पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए यह पता किया जाता है कि आरोपी संजय रॉय सच बोल रहा है या झूठ। संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट से कई सारे राज खुल सकते हैं। यह भी पता चल सकता है कि क्या संजय रॉय इस वारदात में अकेला शामिल था या कोई और भी था, या संजय रॉय किसी को बचाने का सिर्फ एक मोहराबार है। कोलकाता केस में कई किरदार हैं, जिनमें कुछ शक के घेरे में हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे सीबीआई हर जानकारी जुटा रही। अच्छा, सीबीआई की अपनी दिक्कत है। सीबीआई ने आज कोर्ट को भी बताया कि हम
भाई वहां पे वो कह रहे हैं कि क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो गया। 5 दिन बाद सीबीआई को जांच मिली। अब जब क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज्ड है, 5 दिन बाद ये पहुंच रहे हैं, तो इनको पॉलीग्राफ टेस्ट और दूसरे टेस्ट के जरिए ही सबूत जुटाने होंगे या सच निकालना होगा, वरना वहां सबूत पहले ही दिन अगर ढंग से जुटा लिया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। कोलकाता केस के इन सभी किरदारों के बारे में आपको बताता हूं जो सीबीआई की जांच में बेहद अहम है। इनमें किरदार नंबर 1 है संजय रॉय, जो मुख्य आरोपी है। किरदार नंबर 2 है संदीप घोष, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल। संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है सीबीआई। तीसरा किरदार है वो विटनेस जिसने सबसे पहले हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी को देखा। किरदार नंबर 4 और 5 है पीड़िता के माता पिता, जिनकी बताई एक एक बात सीबीआई के लिए बहुत अहम है। किरदार नंबर 6 है मेडिकल कॉलेज का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जिसने पीड़ित परिवार को फोन कर मौत को आत्महत्या बताया। किरदार नंबर 7 to 10 पीड़िता के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर हैं। इन चारों डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की तैयारी में है सीबीआई। किरदार नंबर 11 खाना पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय। किरदार नंबर 12 या कह लीजिए जो है वो मुख्य आरोपी संजय रॉय का दोस्त सौरभ, जिसने दोनों ने साथ में घटना वाली रात शराब पी थी। किरदार नंबर 14 to 17 है पीड़िता के करीबी 4 जूनियर डॉक्टर। किरदार नंबर 18 से 22 है पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टर। किरदार नंबर 23 है वारदात के वक्त मेडिकल कॉलेज की डीन रही बुलबुल। किरदार नंबर 24 मेडिकल कॉलेज के चेस्ट विभाग के अधिकारी। इसके अलावा वारदात वाली रात को ड्यूटी पर तैनात 49 ग्राउंड स्टाफ, सेमिनार हॉल के कर्मचारी और रेनोवेशन करने वाले मजदूर। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम अब तक 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है और उनके बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें संजय रॉय मुख्य आरोपी बार बार बयान बदल रहा है, ये कहा जा रहा है। साइकोलॉजिकल टेस्ट और ब्रेन मैपिंग हो चुकी है उसकी, पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी है। संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, लगातार 7वें दिन उससे पूछताछ हुई है। 70 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। वारदात के बाद हॉस्पिटल में रेनोवेशन का मकसद पूछा गया है उससे। संदीप घोष की बताई टाइमलाइन में कई लूप होल्स हैं। अनूप दत्ता एएसआई मुख्य आरोपी से संबंधों को लेकर पूछताछ हुई है। संजय रॉय की अस्पताल में बेरोक टोक एंट्री पर सवाल पूछे गए। पीड़िता के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर, घटना वाली रात के सीक्वेंस पर उनसे सवाल पूछे गए। पीड़िता के पेरेंट्स हॉस्पिटल और पुलिस एक्शन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यानी एक तरफ कोलकाता कांड की जांच चल रही है ताकि इस भयानक कांड का पूरा सच सामने आ सके, और दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले को लेकर ममता सरकार को घेरने में कोई कसर छोड़ती नहीं दिख रही। आज बंगाल बीजेपी ने रेप और मर्डर के विरोध में ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इस प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी समेत बंगाल बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल नजर आए। इन नेताओं की अगुवाई में बड़ी संख्या में एकजुट हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य भवन की तरफ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने की कोशिश की, और फिर वहां बवाल शुरू हो गया। प्रदर्शन में शामिल केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर रेपिस्ट को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। सुनिए सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को लगी फटकार पर सुकांत मजूमदार ने क्या कहा। ममता बनर्जी चोरों को बचाने की कोशिश कर रही है, रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही है, और इसको लेके पूरा बंगाल ममता बनर्जी के ऊपर आक्रोशित है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 घंटा लगभग उन्होंने सुनवाई की, उसमें ही राज्य सरकार को इतना दहाड़ा, इतना प्रताड़ित किया कि कोई भी राज्य सरकार के मुखिया होता तो शर्म के मारे अपने पद से इस्तीफा दे देते। लेकिन ये हमारा मुख्यमंत्री जो है माननीय ममता बनर्जी इतना निर्लज्ज महिला बन गई है कि कुर्सी का मोह से ऐसा पा गया है कि वो अपना कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं है। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने शुवेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार समेत बीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में लिया और उन्हें पुलिस वैन में बिठा दिया। इससे भड़के बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पुलिस वैन पर चढ़ गए, जबकि बाकी लोग वैन के आगे धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता अपने नेताओं की रिहाई की मांग पर अड़े। शांतिपूर्ण तरीके से हमारा लीडर लोग हम लोग कार्यकर्ता लोग हम लोग जा रहे थे, रास्ते में पुलिस बैरिकेडिंग करके हम लोग को रोका। हम लोग आस्ते आस्ते स्वास्थ्य भवन की तरफ जा रहे थे। अभी तो हमारा
स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार, लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को प्रिजन वैन में वो लोग ले लिया है। तो हम लोग जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे उन लोगों को निस्शर्त मुक्ति ना देंगे। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेता दिलीप घोष और बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने भी बंगाल में महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। रेप मर्डर कांड पर मचे घमासान के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने उत्तर 24 परगना पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। मुलाकात के बाद राज्यपाल ने कहा कि परिवार से मिली जानकारी के बाद वो मुख्यमंत्री को एक बंद लिफाफे में चिट्ठी भी लिखेंगे। यानी पूरा देश कोलकाता केस की बात कर रहा है। हर तरफ इतनी हलचल है। दो बार सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की भयंकर चीछा लेदर हो चुकी है, हाई कोर्ट में हो चुकी है, लेकिन इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता ना तो सीधा ममता बनर्जी पर कुछ कह पाए और ना ही उन्हें कोलकाता जाने का टाइम मिल पाया। उन्हें टाइम किस बात का मिल रहा है? कश्मीर जाने का। कश्मीर में घूम रहे हैं, गठबंधन की बातें कर रहे हैं, वहां आइसक्रीम खा रहे हैं राहुल गांधी, गठबंधन की चर्चा चल रही है, लेकिन बंगाल नहीं जा पाए राहुल गांधी। और यह सब करते हुए पीएम मोदी को कोस भी रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने कश्मीर को ऐसा बदल दिया कि अब राहुल गांधी भी कश्मीर में नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मतलब एक तरह से वो ये सब करके नरेंद्र मोदी का ही प्रचार कर रहे हैं कि देखिए कश्मीर में क्या बदल दिया मोदी ने। कल रात को वो आराम से श्रीनगर में घूमने निकल गए। वो श्रीनगर में उस लाल चौक के पास गए जहां कभी डर का माहौल होता था, आतंकी हमले का खतरा रहता था, लेकिन राहुल गांधी ने बिना किसी डर और खतरे के लाल चौक के पास एक रेस्टोरेंट में डिनर किया। वो आइसक्रीम पार्लर भी गए, आइसक्रीम भी खाई। ये है नरेंद्र मोदी के फैसलों से बदला हुआ कश्मीर, जिसका प्रचार खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। कश्मीर में घूम घूम कर राहुल गांधी ने खुद ही पीएम मोदी की ब्रांडिंग कर दी और सबको बता दिया कि पीएम मोदी ने कश्मीर के हालात कितने बदल दिए। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर गए क्योंकि कश्मीर में चुनाव है। कश्मीर में राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से मिले। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कश्मीर पहुंचकर राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। सुनिए राहुल गांधी को एक बार, फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कौन सी बड़ी बात कह दी। तो ये सिर्फ आपके यहां नहीं हो रहा है, ये इनकी सोच है, सेंट्रलाइज करने की सोच है। हमारी सोच डिसेंट्रलाइज करने की है। हम चाहते हैं कि पंचायती राज हो, मनरेगा हो, पंचायतों में आपके डिसीजन लिए जाएं, विधानसभा में आपके डिसीजन लिए जाएं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, हम स्टेटहुड चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो आपके दिल में है, जिस प्रकार से आप अपने स्टेट को चलाना चाहते हो, उसी प्रकार से आप चलाओ। जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस पर सवाल उठाने की कोशिश की। सुनिए जरा क्या करें भाई साहब। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। कमाल की बात, नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बन गए, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। अभी भी कांग्रेस से कहीं ज्यादा सीटें लेकर आए, पूरे इंडिया अलायंस से ज्यादा सीटें लेकर आए, तो नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस टूट गया है। लेकिन जो राहुल गांधी 3 बार में कांग्रेस को 100 नहीं टपा पा रहे, पार करा पा रहे, इनका कॉन्फिडेंस नहीं टूटता है। तो नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस का तो नहीं पता, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। इतना फेल होने के बाद किसी में इतना कॉन्फिडेंस शायद ही आपने देखा होगा। राहुल गांधी पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, इससे जुड़ी हुई हमारी अगली क्लास देखिए, आपको पता चल जाएगा। पाठशाला में अब अगली क्लास, भयंकर युद्ध के बीच यूक्रेन के वॉर जोन में पहुंच गए हैं पीएम मोदी, यह है उनका कॉन्फिडेंस। और अब वहां क्या होने वाला है,
प्लेन छोड़ ट्रेन में बैठकर क्यों यूक्रेन के लिए निकले हैं नरेंद्र मोदी, अब जरा इसका चैप्टर देखिए। एक पुरानी कहावत है कि दो लोगों के झगड़े में कभी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी कुछ अलग तरह के नेता हैं और उनकी डिप्लोमेसी को समझना आसान नहीं। यही वजह है कि वो रूस यूक्रेन के बीच चल रहे भयानक युद्ध के बीच यूक्रेन जा रहे हैं। पीएम मोदी इस समय पोलैंड में हैं और आज रात को यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए रवाना होने वाले। हैरान करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ये यात्रा ट्रेन से करेंगे और इसमें आने जाने में 20 घंटे का टाइम लगेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हवाई जहाज को छोड़कर पीएम मोदी ट्रेन से क्यों जा रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है तो भी। इस यात्रा के बारे में आगे डिटेल में बताऊं, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि पीएम मोदी की इस यात्रा से दुनिया के बड़े बड़े देश इसलिए भी हैरान है क्योंकि पीएम मोदी उन कुछ ग्लोबल लीडर्स में से एक हैं जो रूस के भी दोस्त हैं और यूक्रेन के भी, और उसी धमक के साथ यूक्रेन जा रहे हैं जिस धमक के साथ वो रूस गए थे। पीएम मोदी और दूसरे नेताओं में फर्क यह है कि जहां दूसरे नेता युद्ध को भड़काने वाली बातें करते हैं, पीएम मोदी सीधा मैसेज यही देते हैं कि युद्ध से किसी का भला नहीं होना है बॉस। यह बात पीएम मोदी ने रूस में पुतिन के सामने खुलकर कह दी थी कि दोस्त तो ठीक है, लेकिन ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये युद्ध से कुछ नहीं होना। और यही बात वो यूक्रेन से भी कहते रहे, जबकि दुनिया के दूसरे देशों को देख लीजिए, वो यूक्रेन को युद्ध करने के लिए भर भर के हथियार सप्लाई कर रहे हैं, पीछे से पंप कर रहे हैं, नेटो में शामिल नहीं कर रहे हैं लेकिन पंप पूरा कर रहे हैं। और ये लोग ऐसी कोई कोशिश भी नहीं कर रहे जिससे 2.5 साल से चल रहा यूक्रेन युद्ध रोका जा सके। हां, ये उम्मीद जरूर लगाए बैठे हैं कि दुनिया में अगर कोई है जो ये युद्ध रुकवा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी। दुनिया को नरेंद्र मोदी में इतना कॉन्फिडेंस और विश्वास है कि नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी का कॉन्फिडेंस ही गिर गया है। खैर, पीएम मोदी यूक्रेन जिस ट्रेन से जा रहे हैं उसकी बात आगे करूंगा कि भाई ट्रेन से जा क्यों रहे हैं, प्लेन से क्यों नहीं जा रहे। लेकिन इससे पहले यह देखना जरूरी है कि यूक्रेन में पीएम मोदी क्या बात करें, क्योंकि इस पर दुनिया की नजर है। वैसे तो पिछले 2 सालों में पीएम मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कई बार मुलाकात हो चुकी है। इसकी पहली वजह तो रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की कोशिश है, और दूसरी वजह युद्ध की वजह से भारत और यूक्रेन के बीच कई डिफेंस डील अटकी हुई है। दरअसल यूक्रेन और भारत के बीच एयरफोर्स और नेवी के लिए कई बड़ी डिफेंस डील हुई थी। यूक्रेन इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स के लिए पार्ट सप्लाई करता है। इसके अलावा भारत के कई वॉरशिप्स के लिए सबसे जरूरी पार्ट गैस टरबाइन की सप्लाई यूक्रेन से होती है। इस युद्ध से पहले दोनों देशों के बीच फाइटर प्लेन और वॉरशिप के पार्ट भारत में ही बनाने की बात चल रही थी। इसके लिए यूक्रेन की सरकारी कंपनी जोरिया मार्श प्रोजेक्ट को और भारत की डीआरडीओ के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बात हो गई थी, लेकिन उधर रूस ने यूक्रेन की इस कंपनी को हवाई हमले से बर्बाद कर दिया। इस युद्ध की वजह से भारत और यूक्रेन के बीच बिजनेस डील अटकने से यूक्रेन को हर साल करीब 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर पीएम मोदी फिर से यूक्रेन से डिफेंस डील करते हैं तो यूक्रेन को एक बड़ा फंड मिल सकता है जो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने का काम करेगा। लेकिन आपको उन हथियारों के बारे में भी बता देता हूं जिन पर इस युद्ध की वजह से पिछले 2 साल से असर पड़ रहा है। इसमें इंडियन एयरफोर्स का AN-32 नाम का कार्गो प्लेन है। यह प्लेन देश के बॉर्डर इलाके में जरूरी सामान की सप्लाई और मेडिकल इमरजेंसी के हालात में सामान को पहुंचाने में काम आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह प्लेन 55 डिग्री की भीषण गर्मी में बड़े आराम से उड़ता है। 2009 के इस कार्गो प्लेन की मेंटेनेंस के लिए भारत और यूक्रेन के बीच करीब 3,500 करोड़ रुपए की डील हुई। इस डील के तहत करीब 100 विमानों की मेंटेनेंस और अपग्रेड करने का इसमें काम था। इसके अलावा भारत यूक्रेन के बीच AN-178 कार्गो प्लेन की डील की बात चल रही। यूक्रेन भारत के लिए R-27 एयर टू एयर मिसाइल भी बनाता है। इसका इस्तेमाल सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन में होता है। इतना ही नहीं, भारत प्रोजेक्ट 11356M के तहत गोवा शिपयार्ड में 2 फ्रिगेट यानी मीडियम साइज का वॉरशिप बना रहा है। इसके लिए गैस टरबाइन की सप्लाई यूक्रेन से होनी थी, लेकिन यह डील भी अटकी हुई है। हालांकि रूस से भारत को यह गैस टरबाइन मिल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध से भारत पर उतना असर नहीं पड़ा है, लेकिन यूक्रेन बर्बाद हो गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत को डिफेंस से जुड़ी जरूरी हथियार और पार्ट्स की सप्लाई रूस से हो रही है। लेकिन इसके बाद भी पीएम मोदी यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने इसके बारे में आज पोलैंड में क्या कहा है, एक बार सुनिए। इसके बाद पीएम की 20 घंटे वाली यूक्रेन यात्रा के बारे में बताऊंगा कि पीएम आखिर ट्रेन से क्यों जा रहे हैं यूक्रेन। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है।
भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी अभी पोलैंड के वॉर्सा शहर में और यहीं से ट्रेन में बैठकर यूक्रेन की राजधानी कीव की यात्रा करेंगे। वार्सो से कीव पहुंचने में करीब 10 घंटे लगेंगे। इसके बाद वो करीब 7 घंटे कीव में रुकेंगे। यहां पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करेंगे और फिर वापस इसी ट्रेन में बैठकर 10 घंटे की यात्रा करते हुए पोलैंड आएंगे। यानी 7 घंटे की इस मुलाकात के लिए पीएम मोदी 20 घंटे की ट्रेन यात्रा करने जा रहे हैं। और ऐसा पहली बार होगा कि जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद इतनी लंबी ट्रेन यात्रा करके कहीं जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं है। यह दुनिया की सबसे लग्जरियस सुविधाओं वाली हाईटेक ट्रेन है। इस पर 24 घंटे सिक्योरिटी तैनात रहती है और इसकी सुरक्षा के लिए आगे पीछे 2 ट्रेन अलग से चलती हैं। यही वजह है कि इसका नाम रेल फोर्स 1 है। जैसे आपने एयर फोर्स 1 सुना है ना, वैसे रेल फोर्स 1, इसे ट्रेन फोर्स 1 भी कहा जाता है। सुरक्षा के अलावा रेल फोर्स 1 का इंटीरियर भी बड़ा खूबसूरत है। इसके कमरे किसी आलीशान होटल जैसे हैं। रेल फोर्स 1 के कंपार्टमेंट लकड़ी से बने हैं। इसके अलावा इसमें एक बड़ी मीटिंग हॉल भी है। रेल फोर्स 1 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी समेत कई नेता यात्रा कर चुके हैं। दरअसल यूक्रेन में चल रही जंग की वजह से एयरपोर्ट्स बंद है। सड़क से सफर में खतरा हो सकता है, भाई कहीं भी बम गिर रहा है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े नेता जब भी यूक्रेन जाते हैं तो वो इसी ट्रेन में बैठ के जाते हैं। अब आपको इस ट्रेन की दूसरी खासियतें भी बता देता हूं। इस ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 है, जिसमें नरेंद्र मोदी बैठकर जाने वाले हैं यूक्रेन। और इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि यह 2 देशों के बीच मजबूत रिश्तों वाली आयरन डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करती है। इस ट्रेन की यात्रा सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट मानी जाती है, इसलिए इस पर हमला करना नामुमकिन है। इस लग्जरी ट्रेन को 2014 में क्रीमिया से आने वाले पर्यटकों के लिए बनाया गया था, लेकिन रूस के हमले के बाद से इसे फिर से रीडिजाइन किया गया। यूक्रेन जाने वाले ज्यादातर नेता, पत्रकार, डिप्लोमेट इसी रेल फोर्स 1 से सफर करते हैं। कम स्पीड से चलने वाली यह ट्रेन करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और यह इसका सफर रात में शुरू करती है। इसे पोलैंड के वॉर्सा शहर से कीव की दूरी 600 किलोमीटर है, जिसमें 10 घंटे का समय लगता है पूरा करने में। यह ट्रेन हथियारों से लैस है। इसे बेहद एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से जोड़ा गया है। यही वजह है कि अभी तक इस ट्रेन की सिक्योरिटी को लेकर कभी शिकायत नहीं मिली। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंच रहे हैं ताकि संभव बना सकें कि यूक्रेन और रूस के रिश्ते भी पटरी पर आ जाए। अब यह होगा या नहीं, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन पाठशाला में अगली क्लास का भी वक्त हो गया। अखिलेश के घर में चल गया योगी का बुलडोजर, सब देखकर हैरान। योगी का वो फायर ब्रांड मोड जिससे अयोध्या से कन्नौज तक हड़कंप मचा है, अब जरा उसका चैप्टर खोलते हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में माना जाता है कि वो जो कहते हैं उसे करते भी हैं। यूपी वो राज्य है जहां अपराध करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन बिना किसी देरी के होता है। हालांकि पिछले कुछ समय से योगी का बुलडोजर शांत था, लेकिन आज बुलडोजर एक्शन रिटर्न नाम से नया ट्रेलर जारी हुआ, जिसे देखकर यूपी में अपराध करने वालों की हालत टाइट हो गई। क्राइम के खिलाफ सीएम योगी की एक ही पॉलिसी है, 0 टॉलरेंस। फिर चाहे अपराध करने वाला कितना ही रसूखदार हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक ऐसे कितने ही उदाहरण सीएम योगी सेट कर चुके हैं। और जब अयोध्या और कन्नौज का नाम भी इसमें जुड़ गया तो वहां कुछ अलग थोड़ी हो रहा है। कन्नौज जो एक तरह से अखिलेश यादव का घर ही तो है, और अयोध्या जहां समाजवादी पार्टी के नए सांसद चुने गए, दोनों जगह बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अयोध्या और कन्नौज में रेप के आरोपियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर गरजा है। खास बात यह है कि ये दोनों ही आरोपी समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं।
सीएम योगी का यह बुलडोजर फॉर्मूला अब दूसरे राज्यों में भी बेधड़क आजमाया जा रहा है। आज अयोध्या में रेप के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान की संपत्ति पर बुलडोजर चला। मोईद खान को अयोध्या से समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी माना जाता है। इसके अलावा कन्नौज में भी रेप के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता नवाब सिंह यादव की प्रॉपर्टी को बुलडोजर से गिरा दिया गया। और चूंकि कन्नौज को अखिलेश यादव का घर बताया जाता है एक तरीके से, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बुलडोजर अखिलेश जी के घर में भी घुस गया। सीएम योगी का बुलडोजर फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, जहां छतरपुर में प्रशासन ने थाने पर हमले के आरोपी हाजी शहजाद की प्रॉपर्टी को जमींदोज कर दिया। आज योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पुराने अंदाज में अपराधियों और समाज को बांटने वालों पर हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग आपको बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब किसी बेटी की सुरक्षा खतरे में आएगी तो यही लोग दुष्कर्मियों के साथ खड़े दिखाई देंगे। एक बार सीएम योगी को सुनिए, फिर बुलडोजर एक्शन की पूरी जानकारी देता हूं। हम लोगों का संकल्प होना चाहिए, हम फिर से दंगों की सांच को अपने आसपास न पकड़ने दें, किसी भी दंगाई को सिर उठाने का अवसर न दें, किसी को अराजकता फैलाने की छूट न दे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने की छूट न दे। जो लोग आपको झूठे आश्वासन देकर के जाति विस्मरण करके अराजकता की भट्टी में फिर से झोंकने के लिए आपके पास आए हैं, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तमाम बातों के आधार पर बांटेंगे, लेकिन जब किसी बेटी की सुरक्षा पर खतरा आएगा तो ये लोग दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। पहले आपको आज अयोध्या में हुए बुलडोजर एक्शन के बारे में बताता हूं। अयोध्या के भदरसा इलाके में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा है। मोईद खान भदरसा इलाके में काफी रसूखदार नेता माना जाता है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और मोईद खान के बीच काफी करीबी संबंध है। दोनों की कई तस्वीरें एक साथ सामने आ चुकी हैं। मोईद खान पर लगे आरोप पर अखिलेश यादव ने यहां तक कहा था कि डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन योगी सरकार में लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कोई इफ और बट नहीं चलता, डायरेक्ट एक्शन होता है, और इसकी शुरुआत सीएम योगी ने कर भी दी। अयोध्या में मोईद खान पर आरोप है कि उसने अवैध कब्जा करके बहुत प्रॉपर्टी बना ली। सीएम योगी का बुलडोजर अब इन संपत्तियों पर चल रहा है। भदरसा इलाके में मोईद खान का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, इसलिए आज उसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे बुलडोजर की मदद से मोईद खान के शानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मिट्टी में मिला दिया। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से मोईद खान को महीने का लाखों रुपए का किराया आता था। इसी पैसे से मोईद खान ने अपना रसूख बनाया हुआ था। मोईद खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिरा के अयोध्या की धरती से बड़ा संदेश दिया गया कि महिलाओं और बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों का यही अंजाम होगा। अयोध्या से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर कन्नौज का हाल भी दिखाऊंगा। अयोध्या से एक मैसेज देने की कोशिश कि जो कोई महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ अपराध करने की हिम्मत करेगा, हिमाकत करेगा, उसका नतीजा क्या होगा वो इस तस्वीर से समझ ले। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, बल्कि प्रदेश में ऐसी और भी तस्वीर देखी जा चुकी हैं। अपराधियों के खिलाफ उनकी आर्थिक कमर को तोड़ने के लिए अयोध्या चूंकि राम नगरी है और यहाँ पर इस पवित्र स्थान पर अगर कोई बच्चियों के साथ इस तरह की घिनौनी वारदात को अमल में लाएगा तो नतीजा कुछ इसी तरीके से होगा। भदरसा में ये जो मोईद खान की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनी हुई है, अब इसे जेसीबी लगाकर जमींदोज किया जा रहा है। जो पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा था, आज शायद तस्वीरों के माध्यम से, टाइम्स नाउ के माध्यम से वो लोग देख रहे होंगे कि कैसे मोईद खान की उस सल्तनत को जो उसने अवैध जमीन पर खड़ी की थी उसे ढहाया जा रहा है। मोईद खान के जिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला है वो पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है, दोनों तस्वीर आपको दिखाता हूं। पहली तस्वीर में मोईद खान का शानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिख रहा है जब बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ था। इस कॉम्प्लेक्स में दर्जनों दुकानें थी, लेकिन अब यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिट्टी में मिल चुका है। इसी के साथ मोईद खान का सारा रसूख और उसकी अकड़ भी हवा में धूल के साथ उड़ गई। मोईद खान पर जमीनों के अवैध कब्जे का आरोप है। इन आरोपों के मुताबिक वो कैसे जमीनों पर अवैध कब्जा करता था वो भी आपको बताता हूं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी इसी तरह से बनाया गया, यह आरोप है। आरोप के मुताबिक मोईद खान ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया था। तालाब में मिट्टी डालकर उसे समतल कर दिया। तालाब की उसी जमीन पर 2 मंजिला इमारत बना दी गई। इस इमारत का नक्शा भी पास नहीं करवाया गया था। रेवेन्यू विभाग की जांच में ये सारी बातें निकल कर आई तो बुलडोजर चल गया। इन बातों के बाहर आने के बाद यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स योगी सरकार ने गिरवा दिया। लेकिन यह मोईद खान की अकेली इमारत नहीं है जिसे गिराया गया।
मोहित खान की सारी प्रॉपर्टी की जांच चल रही है और आने वाले समय में और जगहों पर भी बुलडोजर चल सकता है। सुनिए अयोध्या के एसडीएम को। इसके अलावा और कौन सी जमीन चिन्हित की गई है जिसकी जांच की गई और उसे भी अब बुलडोजर जो चीजें समक्ष आ रही हैं उस पर एक्शन हो रही है। अभी जस्ट चिन्हीकरण का काम चल ही रहा है। अच्छा, तो ऐसी और जगह हो सकती है मोहित खान की जिन पर एक्शन किया संभवतः हो, है ना, क्योंकि वो तो पाइपलाइन की बात है। अब तक जांच में केवल यही इमारत पाई गई थी। इश्यूज हैं वो एड्रेस किए जा रहे हैं, वो देखे जा रहे हैं कि लीगलिटी क्या है, पेपर्स भी देखने होते हैं, आप जानते हैं, रिकॉर्ड्स को कंगाला जाता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। रेप कांड में नाम आने के बाद मोहित खान के खिलाफ यह पहला बुलडोजर एक्शन नहीं है। इससे पहले अयोध्या में मोहित खान की बेकरी को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया था। आरोप है कि इसी बेकरी में नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ। मोहित खान और उसके नौकर राजू पर गैंगरेप का आरोप है और इसी बेकरी में नाबालिग के वीडियो बनाने का आरोप। यानी पहले बेकरी और अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चल चुका है और आने वाले समय में मोहित खान की और भी संपत्तियों पर एक्शन हो सकता है। मोहित खान के अलावा समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं नवाब सिंह यादव। मोहित खान की ही तरह नवाब सिंह यादव भी रेप के आरोप में फंसे हुए हैं। मोहित खान अगर अवधेश प्रसाद के करीबी नेता हैं तो नवाब सिंह यादव को अखिलेश और डिंपल का करीबी बताया जाता है। कन्नौज में तो नवाब सिंह यादव को मिनी सीएम तक कहा जाता था। मोहित खान की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला तो आज ही नवाब सिंह यादव की संपत्ति को भी बुलडोजर ने जमीन में मिला दिया। कन्नौज में अखिलेश यादव के घर में आज रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। कन्नौज में श्री बाके बिहारी नाम से एक कोल्ड स्टोरेज है जिसके बारे में बताया गया कि यह कोल्ड स्टोरेज नवाब सिंह यादव के करीबी रिश्तेदार का है। यह भी कहा जा रहा है कि इसमें नवाब सिंह यादव का भी पैसा लगा है। कोल्ड स्टोरेज 450 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। इसे हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया था। आज बुलडोजर से इसे गिरा दिया गया। नवाब सिंह यादव का जो रसूख था वो इसी कोल्ड स्टोरेज की तरह मिट्टी में मिलता दिख रहा है। नवाब सिंह यादव के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि नवाब सिंह सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का मालिक बताया जाता है और योगी सरकार उसकी जांच कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि नवाब सिंह यादव 300 करोड़ का मालिक है। नवाब सिंह के डिग्री कॉलेज की कीमत 25 करोड़ है। 40 करोड़ रुपए का एक होटल भी है। 3.5 करोड़ के 2 आलीशान घर हैं। नोएडा में 5 स्टार होटल में 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, यह भी कहा जा रहा है। आरोप है कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान नवाब सिंह यादव ठेके पट्टे दिलाने का काम करता था। लखनऊ से आगरा तक जाने वाले एक्सप्रेसवे पर कन्नौज के आसपास की जमीनों की खरीद फरोख्त में नवाब सिंह यादव शामिल था। एक्सप्रेसवे में मिट्टी डलवाने का ठेका खुद नवाब सिंह यादव ने लिया था, लेकिन अब यह सारी संपत्ति योगी सरकार के रडार पर है और इसकी जांच की जा रही। इनकम टैक्स रिटर्न खंगाले जा रहे हैं और अगर गड़बड़ी पाई गई तो योगी का बुलडोजर एक बार फिर से उन संपत्तियों पर भी गरजेगा। नवाब सिंह यादव को 12 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। एक लड़की ने पुलिस को फोन करके आरोप लगाया था कि नवाब सिंह यादव ने अपने ही कॉलेज में उसके साथ रेप किया है और उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया था। उस दौरान एक महिला भी थी जो पीड़ित की बुआ बताई गई। पीड़िता की बुआ का व्यवहार भी संदिग्ध था और घटना के बाद बुआ फरार हो गई। बाद में पुलिस ने बुआ को भी गिरफ्तार किया। यानी इस मामले में अभी कई पेंच हैं जिनको सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर की अब खबर सुनिए। आज यूपी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन वहां भी देखने को मिला। कोतवाली पर भीड़ ने हमला किया। पथराव में पुलिस वाले घायल हुए तो पुलिस ने सिर्फ एफआईआर दर्ज नहीं की बल्कि ऐसा एक्शन लिया जिसे देखने के बाद पुलिस और प्रशासन के खिलाफ साजिश रचने वालों की जान सूख गई। ऐसा बुलडोजर एक्शन हुआ मध्य प्रदेश में जिसे देखने के बाद मध्य प्रदेश में बदमाश खौफ में हमला करने वाले और साजिश रचने वाले आरोपियों के अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। मुख्य आरोपी शहजाद अली की तो करोड़ों की कोठी जमींदोज कर दी गई। देखिए क्या चौचक कोठी है गई। मुख्य आरोपी शहजाद अली कौन है वो भी जान लीजिए। जिस प्रॉपर्टी पर आज सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ वो प्रॉपर्टी शहजाद अली की है। शहजाद अली कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष है। वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है और इलाके के मुस्लिम समुदाय में उसकी अच्छी पकड़ है। शहजाद अली की बुलावे पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बुधवार को भी शहजाद अली के बुलावे पर भीड़ कोतवाली के बाहर जमा हुई, आरोप लगा। भीड़ ने कोतवाली को घेरने के बाद पत्थरबाजी शुरू कर दी जिसमें एसआई समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एफआईआर में शहजाद अली का नाम आने के बाद उसकी तलाश शुरू हुई लेकिन वो तो फरार हो गया। कांग्रेस का नेता अचानक फरार क्यों हुआ, कल छतरपुर में क्या हुआ, पूरी डिटेल बताता हूं, लेकिन पहले आज पुलिस ने जो एक्शन लिया वो एक बार देख लीजिए। आज सुबह आला अधिकारियों के साथ पुलिस की फौज नए मोहल्ले पहुंची जहां पहले तो शहजाद अली की करोड़ों की आलीशान कोठी का मुआयना किया गया। इसके बाद बुलडोजर से उसे गिराना शुरू हुआ लेकिन कोठी के साइज को देखते हुए जेसीबी मशीन छोटी पड़ गई। इसके बाद प्रशासन ने बड़ी जेसीबी मशीन मंगवाई, वो भी एक नहीं 2-2 मशीनें मंगवाई।
शहजाद अली की यह कोठी इतनी बड़ी और आलीशान बनी हुई थी कि इसे छोटी जेसीबी मशीन से गिराया ही नहीं जा सकता था। ऐसे में बड़ी जेसीबी से इसे गिराना शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि यह 3 मंजिला कोठी 5000 स्क्वायर फीट में बनी हुई थी, जिसे गिराने में घंटों लग गए। शहजाद अली की कोठी पर बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। आप देखिए कुछ ही घंटों में आलीशान कोठी का क्या हाल कर दिया गया। एक जेसीबी और एलएनटी की 2 बड़ी मशीनों की मदद से इस आलीशान कोठी को जमींदोज करके खंडर बना दिया गया। बताया जा रहा है कि शहजाद अली की इस कोठी की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए थी, जो कि अवैध रूप से बनाई गई थी। इस एक्शन के बाद एमपी की सरकार ने दिखा दिया कि जो भी कानून हाथ में लेने की जरूरत करेगा उसकी हालत क्या है। बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस और निगम की टीम ने कुछ भी नहीं बख्शा। शहजाद अली की इस आलीशान कोठी में लाखों रुपए की कई लग्जरी गाड़ियां भी मिली, उनके ऊपर भी बुलडोजर चला दिया गया। छतरपुर में शहजाद अली का राजनीतिक रसूख देखिए। पुलिस को छापे के दौरान उसकी कार मिली, जिसके ऊपर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष का बोर्ड लगा हुआ था। हालांकि कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनने के बाद नई कार्यकारिणी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन शहजाद अली कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष का बोर्ड लगाकर चलता था। शहजाद अली पुलिस के टारगेट पर इसलिए आया क्योंकि उसने ही थाने और पुलिस वालों पर हमला करने वाली भीड़ को जुटाया था। बताया जा रहा है कि इसके लिए एक कार्ड सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया, जिसमें लिखा था महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज ने विवादित टिप्पणी की है और इसी को लेकर विशेष समुदाय के लोगों से कोतवाली के बाहर जमा होने की अपील हुई। जानकारी के मुताबिक इस कार्ड को सर्कुलेट करने वालों में शहजाद अली भी था। एफआईआर दर्ज होने के बाद एक तरफ जहां बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया, तो वहीं पुलिस अब पकड़े गए अपराधियों की जमकर खबर भी ले रही है। कोतवाली पथराव कांड में गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस निकाला गया। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस इसलिए निकाला ताकि जिन लोगों के बीच ये अपराधी अपनी दहशत कायम करना चाह रहे थे, उन लोगों को पता चल सके कि जब पुलिस एक्शन में आती है तो अपराधियों का क्या हाल होता है। पूरा घुमाए हैं पुलिस वाले कि देखो इनका क्या हाल कर रहा है। ऐसे अपराधियों से आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, यह मैसेज दे दिया गया मध्य प्रदेश में। तो यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक जो कानून की बात नहीं समझ रहे, उनकी क्लास लगाई जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी उस समय असमंजस में पड़ गई जब लोगों ने उन्हें बीच सड़क पर घेरा और विरोध करने लगे। आतिशी आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान के साथ उत्तम नगर के द्वारका मोड़ इलाके में पहुंची थी, लोगों की समस्याएं सुन रही थी। इस दौरान इलाके के बुजुर्गों ने उन्हें रोक लिया और कहने लगे कि तुम लोगों ने दिल्ली को नरक बना दिया, तुम्हारा कोई पार्षद काम नहीं करता है। बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं, रियलिटी बोलो। एक भी काउंसलर काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। जब तो कहते थे हमें ले आइए एमसीडी में, हम नरक बना के रख दिया है।